नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। दिल्ली चुनाव नतीजे। भाजपा ने 26 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी यानी आप ने 22 सीटें जीती। हरियाणा सरकार ने गृहिणियों और बेरोजगार युवाओं के लिए लॉन्च की नई योजना। हरियाणा सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए शुरू की पेंशन योजना। हर महीने मिलेंगे इतने रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में लगी रोक। इस जिले में जमीन की खरीद बिक्री पर सरकार ने लगा दी है रोक। धान के रेट में गिरावट तो कपास में तेजी। जानिए सीजन के आखिर में किसानों को क्या मिल रहा है इस समय भाव। हरियाणा में NDRI की उपलब्धि। देसी गाय की खीस से बनाई डायरिया की दवा, प्री ट्रायल सफल। हरियाणा में किन्नू की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में लेक्चरर भर्ती के लिए 19 फरवरी तक खुला पोर्टल। युवा अपने आवेदन को कर पाएंगे अपडेट। हरियाणा में अब डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे कृषि विभाग के आंकड़े। मंत्री श्याम सिंह राणा ने की बड़ी घोषणा। हरियाणा में अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले व नियुक्तियों पर लगी रोक। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। हरियाणा में 11 फरवरी को मनाया जाएगा सुरक्षित इंटरनेट दिवस। हर जिले में किया जाएगा आयोजन। हरियाणा सरकार की सख्ती। ढुलमुल रवैया अपनाने वाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। बनेगी नई लिटिगेशन पॉलिसी। नीट UG 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 7 मार्च लास्ट डेट। 4 मई को परीक्षा। पुराने पैटर्न पर होगा एग्जाम। और Vivo V20 5G की आ गई लॉन्चिंग डेट। इन दमदार फीचर्स के साथ लेगा एंट्री। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। फरवरी का एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन तापमान अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास करा रहा है। दोपहर के समय तेज धूप लोगों को पसीने छुड़ा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा और फरवरी के अंत तक गर्मी की आहट महसूस होने लगेगी। मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कभी ठंडक महसूस होगी तो कभी गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। 12 फरवरी के बाद उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते रात के तापमान में गिरावट आएगी। वहीं सुबह और देर रात के समय कुछ इलाकों में कोहरा पड़ने के भी आसार हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि 12 फरवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि हवाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और फरवरी के अंत तक यह 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती एडहॉक आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2025 रहेगी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैमिली ID कार्ड में एक नई सुविधा शुरू की है। सरकार का यह फैसला राज्य के बेरोजगार युवाओं और गृहिणियों के लिए लाभदायी हो सकता है। इस नई सुविधा के बाद परिवार पहचान पत्र में बेरोजगारी और गृहिणियों के तौर पर पहचान दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। फैमिली कार्ड में बेरोजगारी की जानकारी अपडेट करने के बाद युवाओं को सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें रोजगार योजनाओं और बेरोजगारी योजनाओं के भत्ते जैसे लाभ शामिल है। परिवार पहचान पत्र में गृहिणियों को उनकी भूमिका के अनुसार पहचान मिलेगी। इसकी मदद से उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे कि महिलाओं का सीधा फायदा होगा। सरकार की इस योजना को जैसे ही लोग अपडेट करेंगे उसके बाद से सरकार को नागरिकों का सही डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके मदद से सरकार योजनाओं को जरूरतमंदों तक आसानी से पहुंचा सकती है। अपने परिवार के पहचान पत्र को आप 2 तरीके से अपडेट कर सकते हैं। पहला, घर बैठे खुद से ऑनलाइन अपडेट करें या फिर नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं जहां आपका डेटा अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट करवाने के लिए आपको फैमिली ID कार्ड का नंबर और आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। हरियाणा सरकार का ये कदम आम आदमियों को सशक्त बनाने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र बच्चों को हर महीने 1850 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जो अपने माता पिता की मृत्यु, लंबी सजा, शारीरिक या फिर मानसिक विकलांगता के कारण उनकी देखभाल से वंचित हैं। निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ एक
परिवार में अधिकतम 2 बच्चे को दिया जाएगा। आवेदक का हरियाणा का निवासी होना भी अनिवार्य है और वह कम से कम 5 वर्षों से हरियाणा में रह रहा हो। यदि माता पिता या फिर अभिभावक किसी भी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए निराश्रित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया बच्चे का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र जैसे कि फोटो, वोटर कार्ड, राशन कार्ड या फिर परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आगामी 2 और 9 मार्च को होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर इन चुनाव के संचालन प्रक्रिया से जुड़े राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों के स्थानांतरण या फिर नियुक्तियों पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह रोक चुनाव परिणामों की घोषणा तक जारी रहेगी। यदि चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को स्थानांतरित करना आवश्यक समझा जाता है तो इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की पूर्व लिखित स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में 8 नगर निगमों के महापौर और सभी वार्डों के पार्षदों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सभी वार्डों के पार्षदों के आम चुनाव तथा नगर निगम अंबाला व सोनीपत के महापौर, नगर परिषद सोना, गुरुग्राम और नगर पालिका असंध, करनाल तथा इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होना है। नगर निगम पानीपत को छोड़कर नामांकन पत्र 11 फरवरी से 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसी बीच 12 फरवरी और 16 फरवरी को अवकाश रहेगा। वहीं नगर निगम पानीपत के लिए नामांकन पत्र 21 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक भरे जाएंगे। इस दौरान बीच में 23 व 26 फरवरी को अवकाश रहेगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि कृषि आंकड़े कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। इसके लिए एक डिजिटल सेल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में पूरा ध्यान दिया जाए तो प्रदेश में अधिकतर बेरोजगारी को खेती के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। यह सभी के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। श्याम सिंह राणा पंचकुला में आयोजित कृषि सांख्यिकी 2025 के राष्ट्रीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य एक कृषि प्रधान प्रदेश है। राज्य की लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। कृषि केवल हमारी खाद्य सुरक्षा का ध्यान नहीं रखती बल्कि यह देश के लाखों किसानों के जीवन का आधार भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसलों की खेती होती है। सभी फसलों का अपना अलग महत्व होता है। इसके अलावा कई क्षेत्रों की भूमि को कृषि उपज के अनुकूल ही विकसित किया जाना चाहिए और विशेषकर लवणीय भूमि पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में भले ही पैदावार कम होती थी लेकिन तब प्राकृतिक खेती ज्यादा होती थी जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो किसानों को पैदावार बढ़वाने की बजाय जैविक खेती करने पर जोर दे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें मुख्यतः मेरी फसल मेरा ब्यौरा, धान की सीधी बिजाई, प्राकृतिक खेती, फसल अवशेष प्रबंधन, भावांतर भरपाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। इन योजनाओं से किसानों को काफी लाभ प्राप्त हो रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा झज्जर जिले के बादली हलके में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है। प्रशासन की तरफ से बादली क्षेत्र में जमीन की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बादली के विभिन्न गांव में बिना लाइसेंस, सीएलयू और एनओसी प्राप्त अवैध कॉलोनी का विकास किए जाने के मामले में प्रशासन की ओर से एक कार्रवाई शुरू की गई थी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बादली क्षेत्र में जितने भी अवैध रूप से जमीन है उनकी खरीद फरोख्त पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी काम न होने दें। बता दें कि किसी भी प्रकार की सेल डीड, विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर पूर्ण भुगतान समझौते को पंजीकृत करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के आवेदन ले रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्पष्ट कर चुके हैं कि नगर निगम और नगर परिषद चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़े जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी गठित कर दी है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए झज्जर से पार्टी के विधायक गीता बुक्कल की अध्यक्षता में एक मैनिफेस्टो कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में रोहतक शहर सीट से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व IAS अधिकारी चंद्र प्रकाश को जगह दी गई है। इस मैनिफेस्टो कमेटी में पूर्व IAS विनय यादव, विजय प्रताप, बजरंग दास गर्ग और लखन सिंगला को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। इस संबंध में हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह के हस्ताक्षर वाला एक पत्र जारी किया गया है। हरियाणा सरकार ने सिरसा जिले के किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिले के गांव अबूब शहर में अनाज, किन्नू, फल एवं सब्जी की खरीद एवं बिक्री के लिए सब मार्केट यार्ड स्थापित करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। मार्केट स्थापित होने से जहां किसानों को फसल का ऊंचा भाव मिलेगा तो वहीं खरीद करने वाले व्यापारियों को भी एक ही जगह पर अच्छी किस्म के फल, खासकर किन्नू के मिलने का फायदा पहुंचेगा। अबूब शहर में किन्नू का वैक्सीन केंद्र व अनाज का खरीद केंद्र था और यहाँ पर 30 से ज्यादा व्यापारियों ने लाइसेंस लिए हुए हैं। ये लाइसेंस धारक गेहूं व धान की खरीद का कार्य
करते हैं, यहीं पर बने वैक्सिंग केंद्र में 7 लगते इलाकों के किन्नू उत्पादक किसान अपनी किन्नू की उपज को वैक्स करवाने आते हैं। अबोब शहर में सब मार्केट यार्ड के स्थापित होने से जहां किसानों को किन्नू की फसल का अच्छा भाव मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को ताजा किन्नू खरीदकर आगे भेजना आसान हो जाएगा। इस यार्ड के स्थापित होने से आसपास के क्षेत्र में विकास रफ्तार पकड़ेगा, साथ ही कई लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। धान उत्पादक किसानों में भाव कम मिलने से मायूसी छाई हुई है। जींद जिले की उचाना मंडी की बात करें तो यहां पर इस बार 1121 धान की किस्म के भाव में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मंडी में धान लेकर पहुंचे किसानों का कहना है कि भाव कम मिलने से लागत पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। जिन्होंने ठेके पर जमीन लेकर खेती की है, उन्हें तो और भी ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उचाना के अनाज मंडी में इस बार 1121 किस्म का किसानों को प्राइवेट बोली पर 2450 रूपए से लेकर 3950 रूपए प्रति क्विंटल के बीच भाव मिल रहा है, जबकि पिछले साल की बात करें तो यही भाव 4400 से लेकर 4575 रूपए प्रति क्विंटल तक मिला था। इस बार भाव में 500 से 600 रूपए प्रति क्विंटल तक गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ा है। मार्केट कमेटी के आंकड़ों के अनुसार बता दें कि इस साल धान की आवक में वृद्धि हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 39,728 क्विंटल अधिक है। इसी वजह से भाव में अंतर आया है। मार्केट कमेटी सचिव ने कहा कि किसानों को भाव बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन सीजन के आखिर तक भी भाव में बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसकी मायूसी किसानों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कपास के भाव में सकारात्मक बदलाव पर किसानों ने खुशी जाहिर की है। इस साल किसानों को 6,190 रूपए से लेकर 7,324 रूपए प्रति क्विंटल तक के भाव मिल रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5,000 से 6,695 रूपए प्रति क्विंटल से बहुत अधिक है। हालांकि इस बार कपास की आवक में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने देसी गाय के कोलोस्ट्रोम यानी खीस से प्राप्त रही प्रोटीन और पेप्टाइड से डायरिया की दवा बनाई है। इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम भी सकारात्मक रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह नया उपचार खासतौर पर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए एक कारगर विकल्प साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में डायरिया यानी दस्त के ऐसे उपचार की जरूरत महसूस की जा रही है जो नेचुरल प्रोडक्ट पर आधारित हो। इसी के मद्देनजर देसी गाय के कोलेस्ट्रोम यानी खीस से प्राप्त रहे प्रोटीन से दवा तैयार करने के प्रोजेक्ट पर काम किया गया। वैज्ञानिक पहले तैयार पाउडर की सुरक्षा और प्रभावशीलता की जांच के लिए प्री क्लिनिकल स्टडी कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि यह फार्मूला डायरिया की गंभीरता और अवधि को कम करने में कितना असरदार है। इससे डायरिया के उपचार में एंटीबायोटिक्स पर निर्भरता कम हो सकती है। दुनिया भर में डायरिया एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो कि खासतौर पर कुपोषित बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को प्रभावित करता है। अभी तक इसका इलाज मुख्य रूप से शरीर में पानी की कमी पूरी करने और लक्षणों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है, लेकिन प्रोपेप न केवल संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा बल्कि इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत करेगा। हरियाणा के सरकारी विभागों में काम कर रहे लापरवाह और सुस्त कर्मचारियों पर अब सरकार का शिकंजा कसने वाला है। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस मामले में सभी विभागों में विशेष कमेटियां गठित की गई हैं, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा गुड गवर्नेंस से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए भी अलग कमेटी बनाई गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की कार्य क्षमता की समीक्षा की जाए। यदि वे अयोग्य या लापरवाह पाए जाते हैं तो उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की जाएगी। नई लिटिगेशन पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिससे कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों से जुड़े विवादों में कमी लाई जा सके। यह पहली बार नहीं है जब हरियाणा सरकार ने ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फोर्स्ड रिटायरमेंट पॉलिसी में संशोधन किया था। इस नीति के तहत जो कर्मचारी ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, काम में लापरवाही बरतते हैं और 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का प्रावधान किया गया था। अब सरकार इसे और सख्ती से लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर में कम से कम 7 बार अच्छा या फिर बहुत अच्छा दर्ज होना जरूरी है, तभी कर्मचारी के कार्य को संतोषजनक माना जाएगा। यदि किसी कर्मचारी का स्कोर इससे कम रहता है और उसने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाएगी। ग्रुप ए और ग्रुप बी के 50 साल से अधिक आयु वाले अधिकारियों और ग्रुप सी के 55 साल की उम्र वाले कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा उनके विभागाध्यक्ष करेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की तरफ से पिछले साल नवंबर में तकनीक शिक्षा विभाग में लेक्चरर की भर्ती निकल गई थी। फिलहाल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी की तरफ से 19 फरवरी तक पोर्टल को ओपन किया गया है। कमीशन द्वारा एससी का वर्गीकरण लागू कर दिया गया है। यह भर्ती पिछले साल नवंबर में निकली थी, पर एससी के वर्गीकरण के कारण इसमें आरक्षण में भी बदलाव किया गया है। ऐसे में अब एक बार फिर से पोर्टल को खोला गया है। यह पोर्टल 19 फरवरी तक ओपन रहेगा। एससी वर्ग के जिन युवाओं ने पहले आवेदन किया है, उन्हें अब नए आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार अपने आवेदन को अपडेट करना
होगा। यह पोर्टल इसलिए खोला गया है ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार आरक्षण का लाभ से वंचित न रहे। जो युवा अति वंचित जातियों में शामिल हैं, उन अभ्यर्थियों को अब इसके अनुसार जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अपलोड करना होगा। अगर आप भी इस वर्ग से संबंधित हैं और आपने अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन किया था तो आप आवश्यकता अनुसार अपना आवेदन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से उम्मीदवारों को 19 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। आयोग द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार सभी उम्मीदवार अपने आवेदन अपडेट कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट लगभग साफ हो गया है। भाजपा 26 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। 70 सीटों में से भाजपा 48 और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर जीत गई है। कांग्रेस को लगातार तीसरे चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में उतरी थी। साल 2024 लोकसभा चुनाव में बतौर प्रधानमंत्री मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस साल 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ा। इसमें 5 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा या गठबंधन की सरकार बनी। सिक्किम में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और एसकेएम के बीच गठबंधन टूट गया। हालांकि केंद्र में दोनों साथ हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और झारखंड में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। साल 2025 यानी अब की बार दिल्ली जीत के साथ 19 राज्यों में भाजपा या गठबंधन की सरकार हो गई है। अब भाजपा ने 26 साल बाद सत्ता में वापसी की है। पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले साल 1993 में दिल्ली में 49 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया था। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे। चाइनीज टेक कंपनी वीवो भारतीय बाजार में स्मार्टफोन की नई वी सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें वीवो V50 5G स्मार्टफोन पेश किया जाएगा। स्मार्टफोन लाइव कॉल ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, सर्किल टू सर्च और गूगल जेमिनी जैसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स मिलेंगे। कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस फोन की प्रोजेक्ट पेज लाइव कर दिया है। 91 मोबाइल्स के अनुसार कंपनी फोन को 17 फरवरी को भारत में लॉन्च करने जा रही है और 24 फरवरी से इसकी सेल शुरू की जाएगी। वीवो V50 का डिजाइन मौजूदा मॉडल वीवो V40 की तरह ही रखा गया है। वीवो V50 5G स्मार्टफोन रोज रेड, स्टारी ब्लू और टाइटेनियम ग्रे कलर ऑप्शन के साथ आएगा। कंपनी का दावा है कि यह फोन भारत में 6000 mAh बड़ी बैटरी के साथ सबसे पतला फोन होगा। स्मार्टफोन 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च हो जाएगा। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 15 पर रन करेगा। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट दिया जा सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में 12 GB तक रैम और 512 GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। इसमें 90 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। फोन की कीमत 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के बीच हो सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।